वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहते हुए गुरु अन्वी के ऊपर आ चुका था। वहीं अन्वी ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हाँ में से हिला दिया। उसे देख गुरु ने पूछा, तो मेरा साथ दोगे ना तुम? तो अन्वी ने एक बार फिर से हिला दिया। ये देख गुरु ने कहा, ऐसे नहीं, मुंह से बोलो कि तुम मुझे प्यार करने से नहीं रोकोगी। गुरु उसके इतने में भी था कि अन्वी के साथ बेकाबू हो चुकी थी, पर फिर भी उसने अन्वी की बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं रोकूंगी। गुरु उसकी बात सुनो मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से पूछा, और क्यों नहीं रोकोगी? अन्वी उसके सवाल को सुन हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, मतलब? तो गुरु ने कहा, मुझे लगता है तो मेरी मुझसे मोहब्बत हो गई है। उसके बाद सुन अन्वी को समझ आया तो उसने उससे मुंह फेरते हुए कहा, जी नहीं, आप मेरे पति है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? बस यही वजह है आपको ना रोकने की। गुरु ने उसकी बात सुनकर फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा तो पहले क्यों रोकती थी? अन्वी ने अब उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और उसे खुद करवट बदल दी। वहीं गुरु अब लेटे हुए हंसने लगा और अन्वी उसके तो शर्मनाक कान लगा सब लाल पड़ चुके थे। गुरु ने अब उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मान लो कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। अन्वी ने अब चिढ़ते हुए कहा, आज आप कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे हैं। तो गुरु ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, कहाँ बहक रहा हूँ? तुम बहकने दो तब ना। अन्वी उठी और जाने को तो गुरु ने उसे पकड़ लिया। उसने अब अन्वी की सड़क और उससे अलग किया तो अन्वी शर्मा कर ब्लैंकेट में छुप गई। उफ, मर ही जाऊंगा आज तो मैं। ये कहते हुए अब गुरु अब अन्वी से करीब आया तो अन्वी ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, बंद कीजिए सताना। गुरु ने उसे अब झटके में अपने ऊपर घुमाते हुए बड़े मधुसे में कहा, तो मैं नहीं सताऊंगा तो किसे सताऊं? यह कहते हुए गुरु ने अपने प्यारे प्यार से होठों को अन्वी किसी ने परख दिया। वो उसे वहां चूमते हुए उसके होठों तक आया। उसने एक बार फिर उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। वहीं अन्वी वो तो उसके ऐसा करने से अंदर तक कांप उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती। जहाँ एक तरफ उसके पापा उसे गुरु से अलग करने की कोशिश कर रहे, वहीं दूसरी तरफ वह शायद खुद उससे दूर नहीं होना चाहती। अन्वी अपनी सोच में घूम रही तभी गुरु ने उसकी नाटी फाड़ दी और चिढ़ते हुए उससे कहा, ये क्या पहन रखा है तुमने? वहीं एक डीप किस की वजह से अन्वी ने अपनी उभरती सांसों के चलते धीरे से कहा, बेवकूफ, पागल, गधे, सब सड़क है। आप ये आपने ये क्या किया? मेरी न्यूनटी फाड़ दी आपने, दूर हट ये, वरना मैं अब आपकी शर्ट फाड़ दूंगी। गुरु उसकी बात में गुस्सा होगा। उसने उठते होगा, क्या आपने मुझसे ज्यादा दूरी? ये 100 रुपए का कपड़ा? अन्वी ने उसके पास में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या ये 100 रुपए की लगती है आपको? गुरु ने उसकी नाइटी छूकर कहा, और नहीं तो क्या, इतना पतला कपड़ा और कितने का होगा? सस्ते कपड़े दिलाता है वो बुढ़ू तुम्हें। अन्वी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बुढ़ा किसे बोला आपने? और पहले तुम आप मेरे ऊपर से हटिए। गुरु ने अन्वी को और अधिक अपने नीचे दबाते हुए कहा, तुम्हारे बाप को बुढ़ा बोल रहा हूँ, अच्छे से जानता हुआ मेरी स्टोरी का मैंने मिला नहीं। अन्वी ने कसमसाते हुए कहा, आप मेरे पापा का नाम इज्जत से लीजिए। वे लोग एक दूसरे में जो थे तभी दोनों के साथ अन्वी की मम्मी की आवाज आई। अन्वी दरवाजा खोले, आवाज सुन अन्वी छेप गई। वहीं गुरु ने वो बनाते हुए कहा, देखो तुम्हारा बड़ा खानदानी मेरे पीछे पड़ा है। ये तुम्हारी मम्मी को क्या सपने आते हैं कि हम उनका दामाद हमारे बेटे की वहां में सुकून से सो रहा है? जाओ जाकर उसकी शांति भंग कर दो। अन्वी ने गुरु को डांटते हुए कहा, चुप रहिए, मम्मी आवाज सुन लेगी आपकी। गुरु ने अन्वी के गले लगते हुए कहा, मुझे नहीं पता, भगाओ उन्हें यहाँ से। अन्वी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, क्या बोलूं अब? मैं अब मेरे साथ ही सोती है। गुरु ने ये सुन जल्दी से कहा, तो उन्हें उन्हें कहो अपने बुढ़े का ख्याल रखे और तुम मेरा। अन्वी ने अब गुरु को आंखें दिखाते हुए कहा, उठे वरना मैं चिल्लाऊंगी। गुरु ने उसके बाद उससे ऐसे पूछा, ऐसा क्या चिल्लाओ? फिर ये कहते हुए उसने अपना सिर अन्वी के सीने पर रख दिया। अन्वी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। सच कहे तो आज गुरु के उसके साथ देने पर खुश थी और इस समय अपने पापा को भूलकर बस गुरु को प्यार से देख रही थी। तभी वे होश में आए थे जब एक बार फिर उसकी मम्मी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। अन्वी ने अपना मुंह खोल उन्हें जवाब देना चाहा, पर गुरु ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। उसने अन्वी को देख फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहोगी तो तुम्हारी मम्मी भी ये सोचकर यहाँ से चली जाएगी कि तुम सो चुकी हो। अन्वी ने उसकी बात सुन अपनी आंखें हैरानी से फैला पर गुरु को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हटाकर अब अपने होठों को अन्वी के होठों से जोड़ लिया। उसके होठ अन्वी के होठों को चूमते हुए उसके गाल और फिर उसके कान को चूमने लगे। वहीं उसके चुंबन को महसूस करते हुए अन्वी ने भी अब धीरे से कहा, प्लीज दूर हटिए, उसकी बात सुनो। गुरु ने उसके कान पर अपने मुंह से धीरे हवा छोड़ते हुए पूछा, सच में तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? अन्वी उसकी बात सुन परेशान हो गई। एक तो शर्म के मारे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, ऊपर से गुरु की हरकतें जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। ये सोच में गुम थी तभी गुरु ने उस अपनी बाहों में भरते हुए करवट बदल ली। अन्वी खुद को गुरु के ऊपर पाकर जल्दी से बोली, ये आज आप किस तरह से पेश आ रहे हैं? गुरु ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये कहते हुए गुरु अन्वी के बालों को सहलाने लगा। वहीं अन्वी ने इस पल अपनी आंखें भींचते हुए धीरे से कहा, मम्मी फिर से आ जाएगी। तो गुरु ने अपने हाथ से उसके गाल को छूते हुए कहा, मैं समझ गया कि तुम मुझे वाकई खुद से दूर करना चाहती हो। इतना कहते हुए गुरु ने अब अन्वी को आहिस्ता से अपने बगल में लटा दिया और खुद उठकर बैठ गया। अन्वी भी अपनी नाटी संभाल जल्दी से उठी तो गुरु ने उसे फोन देते हुए कहा, जो फोन क्या करूंगा? तो बात करोगे ना मुझसे? अन्वी ने फोन लेते हुए धीरे से कहा, हाँ। गुरु ने अन्वी को अब एक नजर देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी, थोड़ा बहक गया था। तुम ठीक कहती हो, हाँ, यह हमारा घर नहीं और यहाँ यह सब ठीक नहीं
अन्वी ने उसकी बात सुन उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया तो गुरु ने भी उसके सिर को चूमते हुए कहा, मौका मिला तो कल आऊंगा मिलने। उसकी बात सुन अन्वी परेशान हो गई। उसने उससे पूछा, क्या हम इसी तरह से रहने वाले हैं? तो गुरु ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे लिए यही कर रहा हूँ। जल्दी ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और वे भी सबके सामने आकर। अन्वी की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने अपनी आंखें बंद कर उन्हें बहने से रोक लिया, और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरु एक बार फिर उसे छोड़कर जा रहा था। वहीं गुरु का हाल भी अन्वी से जुदा नहीं था, पर फिर भी उसने शांत होते माहौल को महसूस कर अन्वी की नाइटी देख उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे मुझे तुम इन कपड़ों में अच्छी लगी, पर मैंने इसे फाड़ दिया। तुम कहो तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं। अन्वी ने उसकी बात सुनी तो जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। उसकी नजर अब गुरु पर गई, जो वे सम तो वे उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या जादू था कि अन्वी भी उसे देख शर्मा गई, और उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान खिल गई। गुरु ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने ओर करीब खींच लिया, और फिर प्यार से देखते हुए उसने झुककर अन्वी के होठों को छुआ कि तभी उन दोनों को अन्वी के पापा की आवाज सुनाई दी, अन्वी दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनते ही अन्वी और गुरु दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। अन्वी अपने पापा की आवाज सुन घबरा गई थी। तभी एक बार फिर उसके पापा ने आवाज देते हुए कहा, अन्वी दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? अन्वी जल्दी से बेड से उठ गई तो गुरु भी उठ गया। अन्वी ने कांपते हुए आवाज में कहा, वो पापा बाहर है, आप जाइए। गुरु ने अन्वी को पकड़ अपने सीने से लगाते हुए कहा, शांत क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो इसमें गलत क्या है? ये कहते हुए स्लो हुआ, और उसने अन्वी के बाल ठीक कर उसकी नाइटी को ठीक करते हुए किसकिया लगातार आ रही आवाज से परेशान होकर गुरु ने अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, चुप, बिल्कुल रोना नहीं, मैं हूं ना, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। गुरु अब उससे दूर होकर दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा तो अन्वी ने जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहा, प्लीज आप जाइए यहाँ से, पापा आपको देखकर बहुत नाराज होंगे। गुरु को अन्वी की बातें पसंद नहीं, और उसने मुड़कर अन्वी को देख गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखोगी? तुम क्या बोलोगी कि मैं कौन था तुम्हारे साथ? अन्वी उसे गुस्से में देख शांत हो गई। गुरु ने भी जाकर दरवाजा खोला तो बाहर प्रतिभाजी और उनके साथ शैलेश जी खड़े हुए थे। गुरु को देख उनका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उन्होंने रूम में आकर एक नजर अन्वी को देखा, और फिर गुरु को देख गुस्से में कहा, हिम्मत कैसे की तुमने हमारे घर में आने की? गुरु ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे मास्टर जी, बढ़ती उम्र के साथ गुस्सा कम करना चाहिए, और आप है कि चलो छोड़ो, कर लो गुस्सा, आपका हक बनता है, आखिर अब आपसे रिश्ता जो जुड़ गया है। उसके बाद सुन शैलेश जी ने गुरु पर हाथ उठाया है ताकि गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर उनके हाथ को नीचे कर अब गंभीर होते हुए कहा, आप तो जानते हैं कि कितनी हिम्मत है मुझ में, तो फिर यह सब क्यों पूछना, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। शैलेश जी ने गुरु की बात सुन उससे अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमसे ज्यादा बेगरत आदमी आज तक नहीं देखा हमने। क्या समझते हो खुद को? किस बात का घमंड है तुम्हें? सच कहे तो तुम एक ऐसे बेशर्म आदमी हो जिसके पास अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए सिर पर छत तक नहीं है, यहाँ तक कि उसे सुरक्षित तक नहीं रख सकते तुम। गुरु ने शैलेश जी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, बस मास्टर जी, एक दिन फ्री होकर आपसे सारी शर्म और हया का पाठ पढ़ाने आऊंगा, फिलहाल मुझे जाना है। ये कहते हुए गुरु अन्वी की तरफ बढ़ा जो कि प्रतिभा जी के पीछे खड़ी हुई रो रही थी। गुरु अन्वी के पास आया तो प्रतिभा जी ने अन्वी को अपने पास खींच लिया, पर गुरु ने फिर से उसके करीब जाकर उसके गाल को अपने होठों से छूकर उससे कहा, अपना ख्याल रखना। प्रतिभा जी प्रतिभाजी गुरु की सरकत को उसे आगे फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वहीं शैलेश जी ने अपना मुंह फेर लिया। रात का समय था, उनके ज्यादा शोर मचाने पर पड़ोसी उनके घर में ताका झांकी कर रहे थे। इस डर से शैलेश जी ने अपने होठों को सिल लिया तो गुस्से में अपनी मुठिया भेज ली। वहीं गुरु अब बालकनी से ना जाकर सीढ़ियों से नीचे आया और फिर मेन गेट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शैलेश जी ने अब अन्वी की तरफ मुड़ते हुए कहा, आज तुमने एक बार फिर शर्म से हमारे सिर को झुका दिया। प्रतिभा जी ने अब बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। उसकी बात सुन शैलेश जी ने अन्वी को नफरत से देखते हुए कहा, बढ़ने दीजिए, हम भी अब जीना नहीं चाहते। क्या कमी रह गई थी हमारी सच्ची भक्ति में? जो भगवान ने हमें ऐसी बेटी दी जिसने एक आवारा गुंडे के आगे हार मान ली। अन्वी उनकी ये बात सुन फपक कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, पापा। शैलेश जी ने ये बात सुन जल्दी से कहा, मत कहो पापा, तुम्हारे मुंह से पापा सुनना भी चुभता है। अब हमें प्रतिभा जी ने अन्वी को अपने से गले से लगाते हुए शैलेश जी से कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या कसूर है इसमें मेरी बच्ची का? क्यों आप उसे अपनी कड़वी बातें सुनाकर मारना चाहते हैं? तो उसकी बात को सुनकर शैलेश जी ने प्रतिभा जी से कहा, तो क्या चाहती है कि हम हमारे कर दे अपनी बेटी को एक गुंडे के साथ हो जिसका आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है? वे जिया या मरा इस बात की भी पुष्टि नहीं, हम फैसला कर चुके हैं, इसलिए आप समझ आइए अपनी बेटी को और कहिए कि डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे। ये कहते हुए वे अब अन्वी के कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अन्वी वो उनकी सारी बातें सुनकर अब अपने होठों को अपनी मम्मी के आंचल में छुपकर बीबी सुबक रही थी। उसके जाने के बाद प्रतिभा जी ने अन्वी को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया तो अन्वी ने उसके हाथ को
पकड़ते हुए पूछा, क्या सच में मैं बहुत बुरी बेटी हूँ मम्मी? क्या मैं करूँ मम्मी? मुझे अनवी से आगे कुछ बोल ना सकी और एक बार फिर अपनी मम्मी के गले लग रोने लगी। प्रतिभा जी ने अब दुखी हो उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, चुप हो जाओ और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे पापा की बात भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अनवी उनकी बात सुन धीरे धीरे चुप हो गई। वहीं गुरु गुस्से में आकर कार में बैठ गया और उसने अपनी कार स्टार्ट कर घुमाई तो गुरु ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है? पर गुरु वे शांत होकर कार तेजी से स्पीड से चलाया जा रहा था। उसे देख रघु ने एक बार फिर उससे पूछा, बताएगा कि क्या हुआ है और इधर कहाँ जा रहे हैं हम? पर गुरु ने रघु की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मुंबई के एक पुराने से घर में एक आदमी ने छोटा के पास आते हुए कहा, भाई गुरु को पता चल गया है, वे पुलिस के हाथ नहीं लगा। उस आदमी ने अब मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दो आदमी जो उसके पीछे हैं उनसे पता चला है कि वह अकेला है। लोहा गर्म है भाई, मार दो हथौड़ा। मुंबई के एक होटल रूम में गुरु बेड पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसने कल रात को काफी ड्रिंक कर ली थी। रघु ने वहीं होटल में ही उसके लिए रूम बुक कर लिया था। 1 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा रघु किसी से फोन पर बात कर रहा था। गुरु से छोड़ बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर जब वे बाहर आया तो रघु ने उसे देखते हुए पूछा, क्या खाएगा? गुरु ने वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, कुछ भी जो तेरा मन हो वही मंगवा लो। गुरु ने भी एक सिगरेट निकाल उसे जलाते हुए अपने होठों के बीच रखा है था कि तभी गुरु ने उससे पूछा, क्या हुआ? तूने कुछ बताया नहीं कि तू कल गुस्से में गया था। गुरु ने एक केस लेकर वहां छोड़ते हुए कहा, तू नहीं ये सब छोड़ और बाबा को बोल, मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, पर मैं मुंह मांगी कीमत लूंगा। रघु ने उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या कह रहा है? तूने तो कहा था कि अब से कोई गलत काम नहीं। गुरु ने सिगरेट पीते हुए कहा, मुझे बस पैसा चाहिए, इतना कि पूरी मुंबई को खरीद सकूं। मुझे मेरी बीवी मेरे पास चाहिए, फिर चाहे जो करना पड़े वे सब करूंगा। गुरु ने गंभीर होते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, बहुत शरीफ बनना चाहा पर नहीं कुछ नहीं होगा। इस सब से पैसा होगा तो पुलिस तो क्या पूरी दुनिया अपनी जेब में होगी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं वह सब करूंगा जो मुझे इस मुंबई का बादशाह बना दे। रघु ने उसकी बात सुन उसे समझाते हुए कहा, तू पागल हो गया। मैं तो कहता हूँ जिद छोड़, भूल जा भाईजान को, अपने बदले को, उन लोगों को भी जो अब तेरे साथ नहीं है, और जो तेरे साथ है उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाए। गुरु ने रघु की बात सुन उस पर गुस्से में भड़कते हुए कहा, भूल जाऊँ सब कुछ, भूल जाऊँ अपने पापा को, अपने पापा मम्मी, अपनी बहन, उस इन सब की चीखती हुई आवाज जो रोज मुझे सुनाई देती है, उन सबको भूल जाऊं। रघु उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वे अब वहां से उठकर चला बाहर निकल गया। वहीं अब जब गुरु को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा तो उसने खुद को शांत करने के लिए अनवी को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अनवी के घर में आज अनवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसकी फ्रेंड्स प्रीति और दीप्ति उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई, पर उसने उन लोगों के साथ जाने से मना कर दिया। अनवी बेड पर बैठी अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसके बेड पर पड़ा फोन बजने लगा। गुरु का कॉल था, पर अनवी ने उसके फोन कॉल को पिक नहीं किया। 4 से 5 बार फोन बजकर बंद हो चुका था, पर अनवी ने ना तो फोन को छुआ और ना ही अपनी जगह से हिली। तभी सत्यम उसके रूम में आया और उसने अनवी से कहा, दीदी चलो ना, देखो मम्मी ने आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, बहुत भूख लग रही है और आप हो कि इतना इंतजार करवा रही हो। अपने भाई की आवाज सुन अनवी होश में आई और उसने अपने आंसू को बहने से रोकते हुए कहा, चल सत्यम। उसके यहाँ मैं सुनकर खुश हो गया और फिर जल्दी से अनवी को अपने साथ ले चले आया। दोनों ने नाश्ता किया और फिर अनवी अपनी मम्मी की मदद करने किचन में चली गई। वो जितनी कोशिश कर रही थी खुद को मजबूत दिखाने की बनाने की, उतनी ही अधिक वो अंदर से टूट रही थी। और ये बात प्रतिभा जी उसे देख अच्छे से समझ रही थी, पर उन्हें शैलेश जी की भी बात सही लगी। ये बात अनवी के लिए कुछ दिनों की तकलीफ थी, पर आगे चल जिंदगी भर का सुकून देने वाली थी। प्रतिभा जी ने बर्तन साफ कर दी। अनवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, जब हम किसी जानवर को भी अपने पास रखते हैं तो उससे भी जुड़ा हो जाता है। ये तो फिर भी एक इंसान था, सब भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। तेरे पापा बहुत खुश है कि तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। अब बस जल्दी ही तुझे इस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा। अभिनव ने भी कहा है कि वह सब संभाल लेगा और फिर मैं तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। अनवी अपनी मम्मी की बातें सुन गुस्से से भर आए। उसने बर्तन फेंकते हुए कहा, अभिनव सर का नाम लेना बंद कीजिए मम्मी, मेरा सिर फट रहा है, कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हो अनवी अब वहां से जाने को हुई। तभी प्रतिभा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अनवी तुम अब खुद जानबूझकर अपनी तकलीफ बढ़ा रही हो। अनवी ने उनकी बात सुन अब अपने भरे गले से कहा, प्लीज मम्मी मुझे कुछ वक्त चाहिए दीजिए प्लीज। ये कहते हुए अब वहां से चली गई। इधर गुरु परेशान हो गया था कि आखिर बात क्या थी जो अनवी उसके कॉल्स पिक नहीं कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक हफ्ता और गुजर गया। गुरु ने जहाँ कोशिश कर बाबा के सभी गैर कानूनी कामों को करना चाहा वहीं शिवा ने गुरु की सभी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। गुरु और रघु इस समय अपना सिर झुकाए शिवा के सामने खड़े थे। शिवा ने उन दोनों को देख गुस्से में कहा, लगता है ज्यादा दिमाग चलने लगा है तुम दोनों का। तो गुरु ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, भाई आप गलत समझ रहे, आप ही बताइए, भाईजान के सामने टिकने के लिए हमारे पास एक खुद की आर्मी होना बहुत जरूरी है और इन सभी चीजों के लिए पैसा लगता है जो इस वक्त हमें सिर्फ पापा ही दे सकता है। उसके बाद सुन शिवा ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि पैसे नहीं चाहिए होगा, पर तुम दोनों अपना दिमाग नहीं चलाओगे। पैसे मैं ला कर दूंगा, बस तुम दोनों एक कर बाबा और भाईजान को मरने की तैयारी करो। और हाँ, इन दोनों में से पहले बाबा ही हमारा निशाना है। गुरु ने उसकी बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप
बेफिक्र है, कल का दिन बाबा का आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए गुरु अब वहां से चला गया। तो शिवा ने रघु से कहा, तू जा, उसके साथ ही रहना। रघु गुरु के पीछे पीछे आया और उसने गुरु को आवाज देते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे? तो गुरु ने कार का गेट खोल ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, तेरी भाभी से मिलने। रघु उसके पास उन कार में बैठ गया। उसने गुरु को टोकते हुए कहा, ध्यान से। इस समय बाबा और भाईजान दोनों के आदमियों की नजर हम पर ही है। गुरु ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जानता हूँ, पर क्या करूँ, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, दिल बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वो मैं मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छे से समझ रहा हूँ कि जो उस दिन मैं करके आया हूँ, उसने पक्का वो मुझसे नाराज़ है। रघु ने उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या ऐसे खाली हाथ जाएगा उन्हें मनाने? उनके लिए कुछ लेकर जाए, जल्दी मान जाएगी। गुरु उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से कहा, अरे यार, तो जानता है इन सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं चलता, और फिर क्या लूँ मैं उसके लिए, मुझे ये भी मालूम नहीं। रघु ने अब हंसते हुए कहा, साले तू बोल तो ऐसे रहा जैसे मेरी तो 4-5 बीवी हो और मेरी ये डेली का काम हो अपनी बीवियों को भी गिफ्ट देना। तेरी बीवी है और तू ही जान क्यों, तुझे क्या ले जाना चाहिए? गुरु ने अब सोचते हुए कहा, मार्केट की तरफ घुमा दी। वे दोनों कुछ ही देर में मार्केट में आ गए। गुरु इधर उधर शॉप्स पर नजर मारने लगा कि वे अम्मी के लिए क्या ले, पर उसके लिए तो वे सब उसकी सोच से बिल्कुल बाहर था। आज मार्केट में भी आम दिनों के मुकाबले कुछ अधिक ही भीड़ थी। गुरु ने अब इधर उधर देखते हुए रघु से कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। तो रघु ने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, मेरा भी यही हाल है, कितने चोचले होते हैं यार शादी करने के बाद। तभी एक छोटी लड़की ने उन दोनों के पास आते हुए उनसे पूछा, साहब आपकी शादी हो गई क्या? उसके बाद सुन रघु ने उससे पूछा, क्यों, तुझे इससे क्या? तो उसे लड़की ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं साहब, बस मुझे अपने घर पे भेजने थे, सुबह से एक भी नहीं बिका। दशहरे के बाद करवा चौथ है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ले लो ना साहब अपनी मैडम के लिए। उसके बाद सुन गुरु के चेहरे पर मुस्कान की लूटी। उसने उस मिट्टी की करवे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तो इससे क्या है, ये इस किस काम का है? उस लड़की ने गुरु को बताते हुए, अरे साहब ये करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होता है। लगता है मैंने गलत पूछ लिया आपसे। ही कहते हुए वह लड़की जाने को हुई तो गुरु ने कुछ सोच अब उसे आवाज देते हुए, अरे सुनो गुड़िया। वो लड़की उनकी आवाज सुन रुकी तो गुरु ने उसके पास जाते हुए कहा, मैं लूंगा ये करवा, तुमसे एक शर्त पर कि तुम मुझे ये भी बताओगे कि करवा चौथ की पूजा में क्या क्या सामान लगता है। इस पर उस लड़की ने गुरु को देखते हुए कहा, साहब मैं तो नहीं जानती, पर देखिए वो मेरी दुकान है और वह मेरी माँ, उन्हें पता होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। गुरु ने हाँ में हिलाया और फिर उस लड़की के साथ जाने को हुआ कि तभी रघु ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरे दिमाग में चल क्या आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु ने उसे हम हल्के हाथों से मारते हुए कहा, ज्यादा सोच मत और चुपचाप मेरे साथ। रघु ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है चल। तो उस लड़की ने खुश होते हुए कहा, आइए साहब। गुरु खुश होते हुए उस लड़की की दुकान की तरफ बढ़ गए। शाम के समय अनवी अपनी बालकनी में बैठी हुई थी और तभी सत्यम उसके पास आकर बैठ गया। अनवी ने उसे आते देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछने चाहे कि सत्यम ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कितना इन्हें छुपाओगी दीदी? अनवी ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलते हुए सत्यम से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर पढ़ाई कर लो। सत्यम ने अनवी की बात सुन उससे पूछा, दीदी जब आप जीजू से प्यार करती है तो क्यों आपने तो क्यों किया आपने साइन? तो अनवी ने उसकी बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं करती उनसे प्यार। किसने कहा तुमसे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? सत्यम ने अनवी के चेहरे को थाम कर अपने सामने करते हुए कहा, अब आप मेरी आंखों में देखकर मेरी कसम खा रहे हो कि आप जीजू से प्यार नहीं करती। अनवी ने उसकी बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी मोटू। सत्यम ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, दीदी आप जानती हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात कितनी सच है, और आप अब जीजू को प्यार करती हो तो क्यों उनसे दूर होना चाहती हो? अनवी ने इस बार उसके सामने कमजोर पड़ते हुए कहा, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत डर लगता है ये सोच कर कि जब उनको पता चलेगा कि मैं उनसे दूर होना चाहती हूँ तो वे क्या करेंगे। उनकी बहुत फिक्र भी होती है, पर मैं मजबूर हूँ मोटू। तो सत्यम ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों मजबूर है, क्या जरूरी है आपका हर बार एक अच्छी बेटी होना? हमेशा पापा ने जैसा चाहा वैसा आपको अब हम रखा, आप हमेशा पापा ने जैसा कहा वैसा आपने किया और एक अच्छी बेटी बनकर रही। पर एक सच्ची और कड़वी बात कहूँ आपसे कि हमेशा पापा आपके साथ नहीं होंगे दीदी, तो कुछ फैसले आप खुद से अपने लिया करो, बाकी आप मुझसे अधिक समझदार है। कहती हुई सत्यम अब वहां से चला गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस तरह से उसके मम्मी पापा अनवी पर दबाव डाल रहे थे वो तरीका उसे ठीक नहीं लग रहा था, पर छोटा था तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी घर में। वहीं अनवी ने फोन उठाया और गुरु के पड़े मिस्ड कॉल को देखने लगी। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या वे सच में गुरु को चाहने लगी थी? अनवी अपनी सोच में घूमती तभी गुरु का एक बार फिर से कॉल आने लगा। अपने फोन को बस आदि अनवी एक बार फिर वहां से फूट पड़ी। वो उससे बात करना चाहती थी, उसकी आवाज सुनना चाहती थी, पर अपने पापा की दी हुई कसम से मजबूर होकर वो इस बार भी उसका कॉल नहीं उठा पाई। इधर गुरु का पारा ही हो चुका था। उसने अपना फोन फेंका और अब जल्दी से अनवी के घर के अंदर चला गया। वैसे भी अब तो उसकी फैमिली को पता था कि वे उससे मिलने आ रहा है, तो इस बार वे बालकनी की बजाय
मेन डोर से अंदर गया। गुरु एक झटके में दरवाजा खोल अंदर आया तो शैलेश जी बैठकर चाय पी रहे थे। वे अचानक से हुई हरकत देख वो अब सामने देखने लगे। गुरु को देख वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने नरम आवाज में से कहा, आओ गुरु, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गुरु ने उनकी बात सुन थोड़ी हैरानी हुई और शैलेश जी ने उसे उठ बैठने को कहा तो वे ऊपर की तरफ देखने लगा। गुरु ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ है वो? शैलेश जी ने उससे कहा, अरे छोड़ो, उसे छोड़ो और तुम ये देखो, ये देख के कहते हो? शैलेश जी ने वही डोर से कुछ पेपर्स निकाल गुरु के सामने रखते हुए कहा, पढ़ पाओगे या फिर मैं पढ़कर सुनाऊं? गुरु ने एक नजर उन पेपर्स को देखा पर सब छोड़ पेपर्स पर अन्वी के साइन थे। गुरु का दिमाग खराब हो गया तो गुरु सब छोड़ गुस्से में अब ऊपर अन्वी के कमरे में गया तो शैलेश जी ने भीप जल्दी से अभिनव को फोन लगा दिया। इधर गुरु अन्वी के रूम में आया तो वे इस समय अपने बालकनी में बैठी हुई थी। गुरु ने जाकर उसे एक झटके में उठाकर अपने सामने खड़े करते हुए पूछा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अन्वी अचानक से गुरु को अपने सामने देखकर डर गई। उसने डरते हुए गुरु से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। पर गुरु को अन्वी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ सही है ना, अब क्यों बात करोगे? तुम मुझसे दूर होने की तैयारी जो कर रही हो। गुरु ने अन्वी की बाजू पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी, पर अब और नहीं, रेडी हो जाओ, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। अन्वी ने गुरु की बात सुन धीरे से कहा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो गुरु ने अन्वी की बात सुन गुस्से में जलती हुई अपनी आंखों से देखकर उससे कहा, डिवोर्स पेपर तुमने साइन किए हैं, मैंने नहीं और ना ही करूंगा, इसलिए तुम अभी भी मेरी बीवी हो। गुरु ने अन्वी को एक झटके में अपने कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर निकल आया तो अन्वी ने उस पर नाराज होते हुए कहा, ये क्या हरकत, ये क्या कर रहे हैं आप? तो गुरु ने उस पर भड़कते हुए कहा, वही कर रहा हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें भी अब इसी तरह से अपने मायके से विदाई लेने में मजा आता है तो मुझे भी कोई शर्म नहीं है तुम्हें इस तरह से ले जाने में। दोनों छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए तो गुरु ने निराश खड़े शैलेश जी पर हंसते हुए कहा, क्या हुआ मास्टर जी? वो एसीपी आपको या आपकी बेटी को बचाने आया? नहीं लगता है आपने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है। प्रतिभा जी ने गुरु को अन्वी को देख परेशान होते हुए कहा, बेटा इस तरह से कहाँ ले जा रहे हो अन्वी को? तो गुरु ने प्रतिभा जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो अपने ससुराल जा रही और हाँ, इन बूढ़ों को समझा दो, हमारे यहाँ शादी एक बार होती है और डिवोर्स वो क्या होता है वो हम नहीं जानते, इसलिए फालतू अपने दिमाग पर जोर मत दो इस उम्र में। ये कहते हुए गुरु अब अन्वी को बाहर ले आया तो देखा कुछ लोग अपने घरों से झाँक कर उन्हें ही देख रहे थे। गुरु ने एक नजर उन सबको देखा और अन्वी को कार में बैठाते हुए कहा, अभी आता हूँ। गुरु ने कार लोकर कुछ दूरी तय कर एक कोने में खड़े आदमी को पकड़ते हुए कहा, कोई काम नहीं है तुझे क्या, या कोई काम करने की हालत में रहना नहीं चाहता? तो उस आदमी ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तू यहाँ क्या कर रहा था? फिर तभी पीछे से रघु ने गुरु से कहा, छोड़ना इन मच्छरों को, चल निकलते हैं। गुरु ने उस आदमी को कार पर हाथ रखते हुए कहा, बच गया साले, तू अगर जल्दी ना होती तो तुझे क्या देखने लायक ही नहीं छोड़ता मैं। ये कहते हुए गुरु ने अपनी नजरें घुमाई तो सब लोग वापस अपने घर के अंदर घुस गए। वहीं गुरु अब अन्वी के पास आकर बैठा तो रघु ने कार स्टार्ट की और लोग वहां से निकल गए। गुरु लगातार अन्वी को घूरे जा रहे थे। जो इस बार अन्वी ने अपने दुपट्टे को सिर पर घूंघट डाल अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु को इस समय उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर रघु की वजह से उसने खुद पर काबू बना हुए धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो रद्दी जिन पर तुमने बिना सोचे समझे साइन कर दिया, वो साइन है तुम्हारी मांग में भरे मेरे नाम के सिंदूर को मिटा सकते थे? अन्वी ने उसकी बात सुनी पर फिर भी चुप रही। वहीं गुरु ने अब अपनी गन निकालकर उसे लोड करते हुए कहा, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। क्या है ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरे प्यार से पेश आना, तुम्हें मेरा बेरहम रूप ही अच्छा लगता है। ये कहते हुए गुरु ने अब अपनी कार तरफ का मिरर खोल बाहर निकलकर अपने पीछे आ रही कार के आगे के दो पहियों में गोली मार दी। आवाज सुन अन्वी डर गई और उसने आंखें खोली तो उसे गुरु की आवाज सुनाई दी, रघु रास्ता बदल। रघु ने रास्ता बदला तो थोड़ी दूर पर शिवा खड़ा हुआ था। कार रोककर रघु ने शिवा को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया तो शिवा ने गुरु को देखते हुए पूछा, ये कौन है बे? क्या अब अन्वी को से मन भर गया तेरा? तो गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, हाँ भाई, उससे कदर नहीं थी मेरी बस पापा पापा चिल्लाती रहती है तो इसलिए मैंने भी अपना मन बदल लिया। गुरु की बात सुन रघु हंसने लगा तो शिवा भी मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि घूंघट में अन्वी है। वही अन्वी ने गुरु की बात सुन घूंघट उठाना चाहा फिर कुछ सोचकर अपने हाथों को रोक लिया। तभी शिवा ने 2 सिगरेट जलाकर एक गुरु को देते हुए पूछा, अब कहाँ ले जा रहे हैं इसे? तो गुरु ने एक नजर अन्वी को देख सिगरेट का कस लेते हुए कहा, अपार्टमेंट पर ले जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उस बूढ़े पर भरोसा नहीं रहा। आज मुझे पता नहीं चलता तो अब तक तो वो डिवोर्स पेपर पर मेरे नकली साइन कर कब का यहाँ से गायब हो जाता। वहीं अन्वी को उन दोनों को सिगरेट पीने से सफोकेशन होने लगा था। उसने मन ही मन उन दोनों पर नाराज होते हुए कहा, कितने बेसम है, एक लड़के के सामने ही शुरू हो गए। वहीं शिवा ने गुरु की बात सुन हंसते हुए कहा, क्या तू भी वैसे अन्वी का भी उसके मम्मी पापा के साथ रहना ही ठीक था? तभी गुरु ने अन्वी को देखा जो अपना सिर पकड़ कर बैठी हुई थी। उसे देख गुरु को कुछ याद आया और उसने अब जल्दी से अपनी सिगरेट फेंकते हुए शिवा से कहा, भाई वो इसे सिर में दर्द हो रहा है, आप गुरु ने इतना ही कहा था कि शिवा ने भी सिगरेट फेंकते हुए अन्वी से कहा, माफ करना अन्वी, वो हम सब ऐसे ही है, आदत नहीं है ना।
पर तुम टोक दिया करो। और गुरु ने अब अन्वी का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि अन्वी का हाथ काफी गर्म था। गुरु ने अब जल्दी से अन्वी को अपने करीब खींचते हुए उसके सिर पर हाथ लगा कर देखा तो वो तो रही थी। गुरु ने अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, क्या पागल हो तुम, बता नहीं पा रही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो रघु ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, कार हॉस्पिटल के लिए मोड़ ले। वहीं अन्वी वो भी अब शांति से गुरु की बाहों में थी। उसे 2 दिन से डेली फीवर आ रहा था। उसे कोई होश नहीं था। गुरु और अन्वी एक बार फिर अपने घर वापस लौट आए थे। अन्वी की हालत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए गुरु उसको जो पहले हॉस्पिटल लेकर गया था। वहां जाकर पता चला कि उसे फीवर आ रहा था। गुरु अन्वी को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया और उसने उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा दिया। गुरु सुबह के समय अन्वी की आंख खुली तो अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। गुरु को देख उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आई? कुछ देर तक सोचने के बाद उसे कल का दिन याद आ गया। तो वे अब उठकर बाहर आई तो गुरु बाहर हॉल में सोफे पर सो रहा था। अन्वी ने उसे एक नजर देखा और फिर वापस रूम में आकर बाथरूम में चली गई। कुछ दिन यूं ही बीते और इन दिनों में गुरु और अन्वी के बीच बोलचाल ना के बराबर हुआ। गुरु बस रात के समय घर आ जाया करता था, पर वे अन्वी के साथ ना तो रूम में रहता था और न ही एक बेड पर सोता था। वे बाहर हॉल में ही सो जाया करता था। वहीं अन्वी को उसका ये बदला रुख समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रहा और न ही उनके रूम में आता था। उसने खुद से एक बार गुरु से बात करना चाहा, पर अपनी आदत के चलते मन मार कर वे चुप ही रही। इधर गुरु आज फिर रोजाना की तरह सुबह सुबह जाने के लिए फ्लैट से निकला ही था कि कुछ दूरी पर किसी से बुरी तरह टकरा गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। वहीं उससे टकराने वाली लड़की अपने सामान सहित नीचे गिरी। गुरु ने एक नजर उसे देख गुस्से में कहा, आंखें या बटन देखकर नहीं चल सकती? तो उस लड़की ने उठकर गुरु के सामने खड़े होते कहा, ओ हीरो, खुद तो देखकर नहीं चल सकते? आए मुझे ज्ञान देने वाले, दिख नहीं रहा था कि मेरे हाथ में कितना सामान था? गुरु ने उसकी बात सुन उसके सामान को देखा तो उस लड़की ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओए कहाँ खो गए? अब देख क्या रहे हो? ये सब उठवाने में मेरी मदद करो। गुरु ने उसकी बात सुनी पर उसे इग्नोर कर वहां से निकल गया। वहीं उसके जाते ही उस लड़की ने गुरु को देखते होगा, कितना घमंडी इंसान है, एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से हिम्मत तो देखो। कोई बात नहीं हीरो, वाणी से पंखा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ये कहते हुए वो लड़की अपना सामान समेट लगी। रात के समय गुरु वापस आया तो अन्वी ने खाना बना लिया था और आज जल्दी से गुरु को परोस कर वहीं उसके पास खड़ी हो गई कि साथ गुरु से बात कर ले। पर गुरु ने खाना देखते हुए उससे कहा, तुमने क्यों बनाया? मैं खाकर आया हूँ। गुरु का ये कहना वर्ता था कि अन्वी ने खाना उसके सामने से हटा दिया और वापस किचन में लेकर चली गई। कुछ देर तक किचन में काम करने के बाद अन्वी रूम में चली गई तो गुरु ने भी हॉल की लाइट बंद कर दी। सुबह के समय गुरु अपने डेली रूटीन के हिसाब से बालकनी में पुशअप मार रहा था कि तभी किसी की सीटी मारने की आवाज उसे सुनाई दी। वो सीटी की आवाज सुन रुका तो एक जाने पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या बात है हीरो, तुम तो बवालो, मस्त बॉडी है तुम्हारी। तो गुरु ने वो उठकर देखा तो उसके बगल वाले फ्लैट के बालकनी में वही लड़की खड़ी थी जो कल उससे टकराई थी। गुरु ने उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस लड़की ने उसे देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरा फ्लैट है तो सीधी सी बात है, मैं यही रहती हूँ और तुम्हारी पड़ोसी हूँ। गुरु उसकी बात सुन खामोश रहा तो उस लड़की ने मुस्कुराते कहा, वैसे मेरा नाम वाणी है और तुम्हारा? वहीं रूम में नहाकर आई अन्वी अपने बालों को सुखाने के लिए बालकनी में आई, पर गुरु को किसी लड़की से मुस्कुराते बातें करते देख उसके पैर वहीं ठिठक कर रहे। गुरु की पीठ इस समय अन्वी की तरफ थी तो वो उसके चेहरे को देख नहीं पाई थी, पर सामने खड़ी लड़की को मुस्कुराते देख उसने खुद ही समझ लिया था कि गुरु भी उस लड़की से हंसकर बातें कर रहा है और फिर वह शर्टलेस होकर उस लड़की के सामने खड़ा था। ये देख अन्वी का मन खराब हो गया और वे रूम में वापस आ गई। इधर बाहर बालकनी में गुरु ने वाणी को कोई जवाब नहीं दिया और अपना टॉवल उठाकर रूम में वापस आ गया। वो अपने पसीने को टॉवल से साफ कर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में तैयार हुआ। गुरु अन्वी को ढूंढता हुआ किचन में आ गया, पर वे आज रात घर पर नहीं आने वाला था तो वे ये बात अन्वी को बताकर जाना चाहता था, पर किचन में अन्वी को देखो जैसे सब कुछ भूल गया। अन्वी ने आज येलो कलर में शिफॉन की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ियां जो कि आपस में बजकर शोर कर रही थी क्योंकि वे पूजा की थाली से जा रही थी। गुरु ने वो उसे ध्यान हटा धीरे से कहा, सुनो। अन्वी ने उसकी बात सुन उसकी तरफ मुड़कर देखा तो गुरु ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जरा पानी दे दो। अन्वी ने बिना कुछ कहे उसे पानी देने के लिए गिलास उसकी तरफ किया, पर उसके ना देखने की वजह से पानी गिलास से बाहर निकल गया। गुरु की शर्ट पर जा गिरा, जिस वजह से वो अब गुरु को थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि जिस बेवकूफी से अन्वी ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया था गुरु को उसका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने अब अन्वी को डांटते हुए कहा, क्या परेशानी है तुम्हारी, ध्यान क्या है? अन्वी उसकी तेज आवाज सुन गुस्से में भरकर बोली, मेरा तो पता नहीं पर आपका ध्यान अब कहीं और ही है। गुरु को उसकी अन्वी की कही बात समझ ही नहीं आई। वहीं अन्वी वो तो कुछ देर पहले बालकनी में हुई बात का गुस्सा गुरु पर निकाल रही थी। गुरु ने अपनी शर्ट को देखते हुए कहा, मैं बस ये बोलने आया था कि आज घर नहीं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।